ये 45 दिन है किस्मत बदलने की लड़ाई। और आज से मेरा एक ही वीडियो आएगा। तो आज का जो टाइम टेबल मैंने बनाया है उसमें सब नोट्स आप देख सकते हो। सेलुकस ने क्या किया, 305 और 4 में मोरे पे जो चंद्र मौर्य पे आक्रमण कर दिया। इतनी दोस्तों ये 45 दिन पढ़ाई के लिए नहीं है, ये 45 दिन है किस्मत बदलने की लड़ाई के। और दोस्तों आज इस लड़ाई का है 13वां दिन। दोस्तों आज से 13 दिन पहले जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो इसका लक्ष्य था सिलेक्शन का दावा। दोस्तों आज मैं देख रहा हूँ 13 दिन होते होते कई स्टूडेंट्स थक चुके हैं, बीच में हार मान चुके हैं, इस लड़ाई को छोड़ चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपकी लड़ाई आज भी जारी है मेरी तरह। दोस्तों तो आज के लिए मैंने एक बढ़िया टाइम टेबल तैयार किया है। और क्योंकि दोस्तों सीमित समय है, जितना समय कम आपके पास उतना ही मेरे पास है, ठीक है। स्टडी निरंतर चल रही है, अध्ययन चल रहा है। मैंने बीच में क्लास का भी प्रयास किया था पर इसलिए टाइम का बहुत डिस्बैलेंस हो गया था मेरे लिए। और दूसरा क्या है कि मैं नोट्स की प्रॉपर सेंड नहीं कर पा रहा था कि क्लास लेना है फिर अपलोड करना है, बहुत सारी चीजें। आज से पूरी एनर्जी के साथ में एक ही क्लास अपनी आएगी। उस क्लास में पहले अपना टाइम टेबल रहेगा कि टाइम टेबल अच्छा क्या है, फिर मैं किस सोर्स से पढ़ रहा हूँ वो आपको बताऊंगा मैं, और उस सोर्स में आपको क्या पढ़ना है। देन उसके बाद वो सोर्स आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ टाइम टेबल। तो आज का जो टाइम टेबल मैंने बनाया है उसमें सबसे पहले बात करूंगा समाज विज्ञान की। तो समाज विज्ञान में आज अपन को पढ़ना है प्राचीन भारतीय राजवंश दोस्तों, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय राजवंश में हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, गुप्त वंश है, वर्धन वंश है, चोल चालुक्य पल्लव वंश है, ठीक है दोस्तों। इतना सारा कंटेंट अपन को पढ़ना है। अब इस कंटेंट के लिए मेरे पास मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये नोट्स आप देख सकते हो। मगध का उत्कर्ष विदेशी आक्रमण, देखिए पहले यहाँ पे आता है कौन सा, अपना हर्यक वंश आता है अपना यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद शिशुनाग वंश है अपना यहाँ पे, और इसके बाद नंद वंश है, और इसके बाद अपना मौर्य काल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको पढ़ता हूँ, आज से टाइटल में कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट करने के बाद में इसमें आपको क्या पढ़ना है वो आपको बता के इस नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। फिर अपन बात करेंगे विज्ञान की। इस प्रकार से 10 से 15 मिनट का मेरा वीडियो रहेगा जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल, पूरा उसको टाइम टेबल का टॉपिक समझा के और सबके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। और आज से अपना एक ही वीडियो रहने वाला धमाकेदार, और बिल्कुल आप कमर कस लीजिए आज से। आप सीमित समय है, आपको ही पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो अपनी लड़ाई को अपन जारी रखते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको इसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी अपन आते हैं अपने समाज विज्ञान टॉपिक पर जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय राजवंश में हर्यक वंश। देखिए पहले तो अपन बात करते हैं भारत में 16 महायुद्ध हुआ करते थे। उसमें एक था जो मगध और एक था अवंती। ये दोनों में क्या बहुत भयंकर लड़ाई चलती थी, दोनों में क्या वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में क्या अंततः विजय किसकी हासिल हुई थी, मगध की हासिल हुई थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वो थी राजगिरी। क्या थी इसकी, राजगिरी थी। बाद में इसकी जो राजधानी वो थी पाटलिपुत्र। अब अपन आते हैं सबसे डायरेक्ट हर्यक वंश पे। तो हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जिसका संस्थापक था बिंबिसार। कौन था इसका, बिंबिसार। फिर इसका पुत्र हुआ था उदयन, ठीक है। तो क्या उदयन ने इसकी बिंबिसार हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, इसलिए अपन पितृ वंश इसको अपन कहा जाता है, ठीक है। इस पर नागवंश का संस्थापक दोस्तों शिशुनाग था। इस पर नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था। तो इसी नंदवंश का अंतिम शासक हुआ था घनानंद। दोस्तों कौन हुआ था, घनानंद। तो हुआ क्या, 326 ईस्वी की बात है, ईसा पूर्व। पहले तो आपको पता तो ईसा पूर्व क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 0 टाइम है तो इसके आगे जो टाइम होता है वो होता है ईस्वी, इसके पहले का टाइम होता है ईसा पूर्व कहते हैं। यहाँ पे जो ईसा मसीह है, जो क्रिश्चियन की ईसा मसीह उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के पहले का टाइम अपन ईसा पूर्व कहते हैं, अपन ईसा पूर्व कहते हैं। और बाद के टाइम को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ईस्वी कहते हैं। ईसा पूर्व में समय घटता है, जैसे कि 300, फिर 200, फिर 100, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो अपन अभी 0 से पहले ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, 326 ईसा पूर्व की बात है। क्या सिकंदर ने एक मतलब महान अभियान चलाया था विश्व विजय का। तो विश्व विजय का अभियान चलाते हुए वो कहाँ आया, भारत पे आक्रमण करने के लिए आया। तो भारत पर जब वो खैबर से आक्रमण कर रहा था तो यहाँ पे मगध में कौन बैठा था उस टाइम पे, मगध में बैठा था कौन, घनानंद बैठा था। तो उस टाइम तक्षशिला विश्वविद्यालय, अपना तक्षशिला विश्वविद्यालय के बिहार में है। तो वहाँ के जो चाणक्य थे वो थे कौन, कौटिल्य। तो कौटिल्य बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति थे, वो गए किसके पास, घनानंद के पास। उन्होंने कहा बॉस आप यहाँ के बहुत सबसे बड़े साम्राज्य के शासक हो और सिकंदरपन पे आक्रमण करने वाला है, तो आप जाइए उसको सीमा पर भी जाके रोक दीजिए जिससे कि भारत पे आक्रमण ना कर पाए। तो घनानंद ने क्या किया, उनको प्राय मतलब एक तरह से उनको विजित करके भगा दिया, किसको, चाणक्य को। तो जब उन्होंने इसको विजित करके भगाया चाणक्य को, तो उन्होंने वहां पर कौटिल्य ने अपनी शिखाओं को खोला और उन्होंने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं क्या अपनी छोटी नहीं बांधूंगा। तब फिर उन्होंने जाके किसको, उन्होंने जो मौर्य वंश था, मुरे शासक था, उसका मुरे शासक में चंद्रगुप्त मौर्य था उनका पुत्र वहां पर। तो ये उन्होंने क्या है, एक खेल के दौरान, ठीक है, राज किला खेल होता है, उस खेल के दौरान उन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा।
तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखने के बाद चाणक्य किसको कहा गया, अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां पे क्या इनकी क्या राजनीतिक है और अपनी युद्ध कौशल सिखाया इन्होंने। युद्ध कौशल सिखाने के बाद इन्होंने क्या है घरान पर किसको आक्रमण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या घरान पर आक्रमण किया और इसने फाइनली नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मौर्य वंश की जानकारी आपको मिलती है भाई अपन और तुम वहां पर तो थे इस टाइम पे, तो जानकारी कैसे मिलती है। तो सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है अपन को। दूसरी बात पुस्तक है मुद्राक्षस, इसके जो लेखक है दोस्तों विशाख दत्त है। कौन है इसके लेखक, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त कृत जो मुद्राक्षक पुस्तक है, तो इससे भी अपन को क्या जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। दूसरा है अर्थशास्त्र, सबसे इतिहास की सबसे मतलब महान पुस्तक कह सकते हैं अर्थशास्त्र। इसकी रचना स्वयं कौटिल्य ने करी थी। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इससे अपन को मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और इसमें इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक राज्य के बारे में, कि राज्य को 7 सिद्धांतों के इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, देन मेगस्थनीज की इंड का, भाई मेगस्थनीज हुआ है, मेगस्थनीज उसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंड का। अब मेगस्थनीज कहानी सुन लीजिए। जब 326 ईसा पूर्व में क्या है अशोक सिकंदर जो लौट के चला गया था, तो वो अपने स्थान पर जो लौट के जब गया था, तो अपने स्थान पर सेल्यूकस को वो क्या है सेल्यूकस को बिठा गया था कि भाई सेल्यूकस आप यहाँ पर क्या करिए, देख रेख कीजिए। तो सेल्यूकस ने क्या किया 305 और 4 में मौर्य पे जो चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण कर दिया। इतनी हिम्मत हुई उसकी, तो जैसे ने चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बहुत बुरी तरह पराजित किया सेल्यूकस को। तो जब पराजित किया तो सेल्यूकस को संधि करना पड़ी। तो संधि में उसने काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, ठीक है, ये इराक, ये राज्य किसको दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। साथ में अपनी पुत्री का हेलेना का विवाह भी किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसके साथ ही साथ उसका जो एक दूत था मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज को उसने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो उसी मेगस्थनीज ने क्या दोस्तों इंड का नामक पुस्तक लिखी थी यहाँ पे, ठीक है, इनके दरबार में। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं सेल्यूकस का हो गया था। इसका अन्य शासक हुआ बिंदुसार आया था। बिंदुसार को क्या अमित्रघात कहते हैं दोस्तों, अपन क्या कहते हैं, अमित्रघात कहते हैं। ये जब बिंदुसार के समय तक्षशिला विद्रोह हुआ तो इसने अशोक को भेजा। जो बिंदुसार है इसका पुत्र था अशोक। कौन था इसका पुत्र, अशोक था। तो इसने उस विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था, अशोक को भेजा था। अब इस बार नंबर आता है कौन सा शासक था, अशोक। दोस्तों अशोक इतना क्रूर था कि अपने 99 भाइयों को मार के शासक बना था। कब बना था, 273 ईसा पूर्व में। कब बना था, 273 ईसा पूर्व में। और 273 से 232 तक शासन किया। देखो टाइम घट रहा है यहाँ पे। अब देखिए 273 में शासक बन गया था, पर इसने राज्याभिषेक अपना कब कराया, 269 में। 259 में इसने राज्याभिषेक करा लिया। तो राज्याभिषेक कराने के बाद दोस्तों उसने क्या किया, उसकी 7वें 8वें वर्ष में 261 में कलिंग पर आक्रमण कर दिया इसने। वो कलिंग पर क्या आक्रमण किया, इतना भीषण आक्रमण किया इसने कि वहां पर खून की नदियां बहा दी इसने, अशोक ने। बाद में जब मैदान में गया तो उसने खून खराबा देखा अपना, तो क्या विलाप करने लगा, रोने लगा कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई है। तो वहां पे उसको एक क्या है बौद्ध संत मिले। तो इससे ने क्या अशोक ने क्या उससे बौद्ध शिक्षा ले ली। वो इसने धम्म धर्म का, किसका, धम्म धर्म का शुभारंभ किया। और इसने उस टाइम सिद्ध नीति को छोड़ दिया, त्याग दिया और धम्म की नीति अपना ली। इसलिए बाद में क्या मौर्य वंश का क्या हो आगे पतन हो गया। क्योंकि भैया एक शासक, एक राजा जब तक राज्य कर सकता है, जब तक हो गया स्ट्रॉन्ग होता है, लड़ता रहेगा। एक राज्य जब तक खड़ा रह सकता है, जब तक मजबूत होगा वो। इसने क्या धर्म पर पूरा फोकस दे दिया, सेना समाप्त कर दी, सारी चीजें। तो क्या आसपास के राज्य थे वो कैसे शक्तिशाली हुए और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। इसके बाद अपना था कुषाण वंश। कुषाण वंश में क्या हुआ था, पहला शासक था कोयुड़कल फिसिस, इसने ताम्र सिक्के चलाए थे। दूसरा था भीमगढ़ फिसिस, इसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तीसरा था कनिष्क। कनिष्क ने 2 राजधानी बनाई थी दोस्तों, की पेशावर थी, इसकी एक मथुरा थी। सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है इसका, इसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। जो अपना भारतीय संवत होता है शक संवत, उसकी प्रारंभ कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में की थी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। तो देवी चंद्रगुप्तम क्या, इसकी स्टोरी सुनिए आप जरा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका बड़ा भाई था रामगुप्त। तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था, सॉरी दोस्तों, जो रामगुप्त था, रामगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी। तो हुआ क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय पर किसने, शकों ने आक्रमण कर दिया। शकों ने आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही शकों ने आक्रमण किया तो क्या है कि अब शकों ने आक्रमण करके उसको बंदी बना लिया रामगुप्त को। उसने कहा कि बताओ क्या चाहिए शकों से। तो शकों ने कहा अपनी पत्नी दे दो। तो रामगुप्त चले अपनी पत्नी दे दी। तो जब बात का पता चला चंद्रगुप्त द्वितीय को, वो आया घोड़े से दौड़ते हुए भागते हुए। उसने आके पहले तो रामगुप्त को मारा, उसके बाद शक शासक को मारा। वो कुमार देवी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इसलिए देवी चंद्रगुप्तम जो देवी चंद्रगुप्तम है वो किसके बारे में वर्णन करती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वर्णन करती है। इसके साथ साथ अपन देखते हैं कालिदास की रचना है, मेघदूत है, मेघदूत वगैरह जितनी रचनाएं हुई हैं उनसे पूरी जानकारी मिलती है। कामसूत्र किसकी है, बादशाह की। कामसूत्र के लिए कौन है दोस्तों यहाँ पे, बादशाह की कामसूत्र है। तो इससे अपन को जानकारी मिलती है। श्रीगुप्त इसके अगले शासक, मतलब प्रथम शासक हुआ था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, श्रीगुप्त था।
इसका चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, इसको क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन, क्योंकि इसने कभी भी युद्ध नहीं हारा, इतनी विजय करी इसने, इतनी विजय करी बहुत, 8 राज्यों की विजय, दक्षिण राज्यों की विजय, ठीक है, तो बहुत सारी विजय करी, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसका चंद्र द्वितीय हुआ था, उसका भानुगुप्त हुआ था। भानुगुप्त समय क्या अपन एरण अभिलेख जानकारी मिलती है, किसकी, एरण अभिलेख। कहाँ मिलता है एरण अभिलेख, अपन को मिलता है सागर में। कहाँ मिलता है दोस्तों, सागर में। ये जो एरण अभिलेख है ना, ये सती प्रथा का सबसे प्रारंभिक अभिलेख है, सती प्रथा का। यानी कि अगर क्वेश्चन है सती प्रथा जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमको मिलती है एरण अभिलेख से, ठीक है, क्योंकि जो एरण अभिलेख है ना, ये भानुगुप्त के समय का है एरण अभिलेख, और यहाँ से सती प्रथा जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से अपना गुप्त वंश हो गया, वर्धन वंश है, चोल वंश है, चालुक्य वंश है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो वंश है, इसके लिए मेरे पास नोट्स है बढ़िया से, मौर्य काल का अपना ये वाला नोट्स है, ठीक है। और इसका अपन देखते हैं, यहाँ पर गुप्त काल का देख सकते हैं अपन, ये गुप्त काल का है अपना, गुप्त काल का नोट्स है अपना ये, ठीक है। तो ये पूरा मैं आपको सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे भी, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ विज्ञान का सिलेबस। विज्ञान में क्या पढ़ना है अपन को, देखिए विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, संभारिक, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, परमाणु स्पेक्ट्रम और परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इनके लिए मैं क्लास लेने वाला हूँ यूट्यूब से, क्योंकि इसका भी एकदम प्रॉपर कंटेंट नहीं है मेरे पास में, तो इसकी यूट्यूब से क्लास लेके मैं खुद से नोट्स बना रहा हूँ। इसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, क्लास भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कंप्लीट करता हूँ विज्ञान को, फिर आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे साइंस को भी कंप्लीट कर लिया है, और जो साइंस के हमारे टॉपिक थे इसमें समस्थानिक, संभारिक, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, परमाणु स्पेक्ट्रा, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। परमाणु स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, अपन उसको समझेंगे। तो कल की क्लास में आपको बताया था कि कल की क्लास में आपको क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो बताई थी मैंने आपको, ठीक है। परमाणु में पहले हम क्या मानते थे कि परमाणु सबसे छोटा क्या है, किसी तत्व है उसकी सबसे छोटी कई परमाणु है, पर बाद में नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने समझाया कि परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा हमने। इसका पाउली का अपवर्जन का नियम हमने पढ़ा, जो कि 1925 में आया था। विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इसने किया था। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम था, ये 1925 में आया था, ठीक है। इसने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया था। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, और द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का प्रयोग योग होता है, ठीक है। अब समस्थान क्या, देखिए समस्थान क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। समस्थान क्या होते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होती है, समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, समान होंगे, तो क्या कहलाएंगे, समस्थान कहलाते हैं। परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। वही कहते हैं संभारिक, परस्पर भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या कैसी होती है, भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं, परमाणु संभारक कहलाते हैं, ठीक है। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता, तो किसी तत्व की उन अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता, उस तत्व की क्या संयोजकता कहलाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसका अपन देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, जो अपन ने अभी इसलिए देखा था, तो ये का 1913 में आया था परमाणु मॉडल, ठीक है। परमाणु स्पेक्ट्रा क्या होता है, परमाणु स्पेक्ट्रा विद्युत चुंबकीय तरंगों में विभिन्न आकृतियों और तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण होते जिनका विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नोट्स मैंने बना लिए हैं इसके तैयार, आपको मैं सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम पे भी। इसके बाद हमको पढ़ना है मैथ। तो दोस्तों मैथ के बारे में आप इससे कहना चाह रहा हूँ मैं, कुछ थोड़ी मेहनत हमको भी करना पड़ेगी, ठीक है। ये मैथ जो टॉपिक है ना, ये कॉम्पिटिशन वाला मैथ नहीं है, ये जिसमें आपको सवाल आएंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, नहीं। ये पूछेगा त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है बताइए, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है बताइए, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, जो त्रिभुज समान रूप का होता है समरूप त्रिभुज कहते हैं उसको पर। तो ये वाली जो टॉपिक है ना, इसको मैं क्लास ले चुका हूँ यूट्यूब से। तो जो छोटी छोटी क्लासेस हैं एक एक टॉपिक की, मैं क्या करता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, आपको ये करना चाहिए, मैंने टाइम टेबल अपना बना लिया। अब जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, मैं जाता हूँ सीधा यूट्यूब पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को डाल देता हूँ, ये त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, बस वो एक कोई ना कोई क्लास आ जाती है, उसको मैं लेके अपने नोट्स बना लेता हूँ। वही चीज़ आपको करना है, ठीक है। बस अपन जो का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कंप्लीट कराना की जिम्मेदारी मेरी है, उतनी आपकी भी है। मैं करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ, आप भी करिए अपने मन से, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, विलोम शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं। विलोम शब्द सबका हिंदी की बुक होगी, उसमें विलोम शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ आपको मिली जाएंगी। इसके बाद अंग्रेजी में अंग्रेजी में पढ़ना प्रोनाउंस, तो इसकी भी इंग्लिश में मैंने क्लास सर्च कर लिया आपके लिए, तो इसको मैं सेंड कर रहा हूँ प्रोनाउन की क्लास आपके लिए। आज का टारगेट आज का कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी टेलीग्राम पर पूरा ये आज का टाइम टेबल और विथ मेरे नोट्स विथ जो यूट्यूब की क्लासेस है मैं अभी की अभी अपलोड कर रहा हूँ। आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पर सर्च कीजिए
टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहां से देख सकते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।